हेलो ऑल, जैसा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने वहाँ पर फंक्शंस का बेसिक डिस्कस किया था, फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स डिस्कस किया था और फंक्शन के 4 टाइप्स देखे थे। टाइप्स वैसे हमने काफ़ी सारे देखे थे, लेकिन उसमें से हमने जो मेजर 4 कैटेगरीज देखी थी इस बेस पे कि आप फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर सकता है और क्या आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो उस बेस पे 4 कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरी थी फंक्शंस हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यूज, यानी कि वो कैटेगरी जिसमें फंक्शन ना ही कुछ एक्सेप्ट करता है ना ही कुछ रिटर्न करता है। दूसरा था फंक्शंस हैविंग आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू, जिसमें फंक्शन आपका आर्ग्यूमेंट्स तो एक्सेप्ट करता है लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तीसरा था फंक्शंस हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्निंग अ वैल्यू, यानी कि आपका फंक्शन बाहर से कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है लेकिन वैल्यू रिटर्न करता है। और चौथा टाइप था फंक्शंस हैविंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्निंग अ वैल्यू, यानी कि आपका फंक्शन बाहर से आर्ग्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट कर सकता है और कोई वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। जिसमें से हम पहली कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फंक्शंस हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हमारा फंक्शन बाहर से ना तो कुछ एक्सेप्ट करेगा और ना ही बाहर कुछ रिटर्न करेगा। तो यहाँ हम जो बाहर बोल रहे हैं, इस बाहर का मतलब है कि ये जो फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं, डेफिनेटली हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी, कॉलिंग और कॉल्ड फंक्शन। तो कॉलिंग फंक्शन यानी कि वो फंक्शन जो अपनी डेफिनेशन में किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है वो कॉलिंग फंक्शन कहलाता है, और वो फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल किया जाता है उसकी डेफिनेशन में, उसे हम कहते हैं कॉल्ड फंक्शन। तो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला टाइप अलोंग विथ लिटिल बिट ब्रीफ एंड रिकैप ऑफ फंक्शन सिंटैक्स। तो हम यहाँ देखते हैं हमारा फंक्शन जो होता है, अब हम आते हैं सिंटैक्स पे। तो फंक्शन मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो मेजर पार्ट्स में यदि हम डिस्कस करें तो एक होता है फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर में 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मैंने जो टर्मिनोलॉजीज यूज की होंगी सिंटैक्स में, एक होगा आपको जो डबल ब्रैकेट इस तरीके से दिखेगा, इसके अंदर यदि कुछ लिखा है दैट मीन्स ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे यूज कर भी सकते हैं, चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हुआ एक। दूसरा है जो सीधे ओपनली लिखा हुआ होगा। यदि ओपनली लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो या तो कीवर्ड है या कोई ऐसा सिंबल है जो मैंडेटरी है और ये यूज में आना ही चाहिए। फिर इसके बाद तीसरी जो डिपिक्शन मैंने यूज की है वो है यदि आपने किसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में, यानी कि ये चीज जो है ये मैंडेटरी है, आप इसे छोड़ नहीं सकते, यहाँ आपको कुछ ना कुछ देना या लिखना ही होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं फंक्शन के सिंटैक्स पे। तो फंक्शन सिंटैक्स में मैंने यही डिपिक्शंस यूज किए हुए हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे पहली जो चीज आपको फंक्शन हेडर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जो सबसे पहला कंपोनेंट आपको मिल सकता है वो होता है रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप जो होता है ये कोई एक वैलिड डेटा टाइप होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको डबल स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ कुछ लिख भी सकते हैं, चाहें तो इसे ओमिट भी कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो आपको एक वैलिड डेटा टाइप ही देना होगा, जो कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप हो सकता है या कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो सकता है या फिर कोई डिराइव्ड डेटा टाइप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप एरे रिटर्न नहीं कर सकते, इसलिए आप एरे टाइप, हालांकि यदि आप एरे रिटर्न करना चाहेंगे तो भी आपको यहाँ पर टाइप ही बताना होगा। तो यहाँ कोई वैलिड टाइप हो सकता है जो कि कोई प्रिमिटिव टाइप होगा या यूजर डिफाइंड टाइप होगा या फिर कोई डिराइव टाइप होगा। अगला जो कंपोनेंट है वो होता है फंक्शन नेम, और क्योंकि हमने इसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर डाल के रखा है यानी कि ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको एक वैलिड आइडेंटिफायर का नाम देना होता है। क्योंकि फंक्शन का नाम प्रोग्रामर देता है यानी कि वो एक आइडेंटिफायर है और ये एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। फिर तीसरी जो चीज आपको मिलती है वो है पैरेंथेसिस का पेयर। ये पैरेंथेसिस का पेयर जो हमने लगा के रखा हुआ है, पैरेंथेसिस का पेयर आपको हमेशा ही लगा कर रखना है, ये आप छोड़ नहीं सकते। यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी होता है। लेकिन इसके अंदर आर्ग्यूमेंट लिस्ट बनाना यानी कि आर्ग्यूमेंट्स का प्रोविजन बनाना या ना बनाना ये आपके ऊपर है, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शनल।
और इसलिए मैंने इसको डबल ब्रैकेट के अंदर डाल के रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये हेडर में रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट लिस्ट और जो हमारा फंक्शन नेम है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इनकी जरूरत क्यों है। तो सबसे पहला होता है रिटर्न टाइप। हाँ, तो देखें, रिटर्न टाइप ये बताता है कि आपका जो फंक्शन है क्या वो अपने कॉलिंग फंक्शन या अपने कॉलिंग एनवायरनमेंट को कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। यदि यहाँ पर आपने कोई भी डेटा टाइप लिख रखा है, इसका मतलब ये है कि उस टाइप की वैल्यू ये जो फंक्शन होगा ये अपने कॉलिंग एनवायरनमेंट या फंक्शन को रिटर्न करेगा। यदि आपने इसे खाली छोड़ दिया है तो मैं आपको बता दूं कि डिफॉल्ट डेटा टाइप जो कंसीडर करता है आपका कंपाइलर, यानी कि डिफॉल्ट रिटर्न टाइप, वो इंटीजर होता है। ठीक है। और यदि आपने यहाँ पर वॉइड लिख रखा है, इसका मतलब है कि आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा अपने कॉलिंग फंक्शन या कॉलिंग एनवायरनमेंट को। तो क्योंकि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं पहली कैटेगरी, फंक्शंस हैविंग नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, तो इसलिए हमारा जो फंक्शन होगा इसमें रिटर्न टाइप आपको हमेशा वॉइड ही मिलेगा, क्योंकि ये अपने कॉलिंग एनवायरनमेंट या फंक्शन को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगली जो चीज आपको मिलती है ये है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम यानी कि इस फंक्शन का जो नाम आप रखेंगे तो इस फंक्शन को आप इसके नाम से ही यूज या कॉल कर सकते हैं, इसलिए फंक्शन नेम इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है। अगली चीज आर्गुमेंट लिस्ट, ये फंक्शन के इनपुट लेने की जगह होती है, यानी कि जो इसका कॉलिंग फंक्शन या एनवायरनमेंट होगा वो अपने इस फंक्शन को जब कॉल करेगा तो वो जो वैल्यूज या पैरामीटर्स भेजना चाहता है वो पैरामीटर्स हमारा ये फंक्शन अपनी आर्गुमेंट लिस्ट से एक्सेप्ट करता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टिविटी और वहां से आने वाली चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए आर्गुमेंट लिस्ट होती है। लेकिन फिर भी यहां आपने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होंगे आर्गुमेंट लिस्ट में, वो वेरिएबल्स आपके लोकल वेरिएबल्स जैसे ही होंगे और आप इनको आगे डेफिनेशन में, जिसको हमने यहाँ पर फंक्शन बॉडी बनाकर रखा हुआ है, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो करंट कंटेक्स्ट है इसमें हमने बता रखा है कि ये फंक्शन का वो टाइप है जिसमें फंक्शन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए नो आर्ग्यूमेंट, तो इसलिए हमारा ये जो फंक्शन होगा ये डेफिनेटली पैरेंथेसिस का पेयर तो कंटेन करेगा, लेकिन ये कोई भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर कंटेन नहीं करेगा। अब हम आगे आते हैं फंक्शन हेडर के डिस्कशन के बाद फंक्शन बॉडी में। तो ये फंक्शन बॉडी में तीन चीजें हमको मिल सकती हैं। सबसे पहला, यदि जो आपको लगता है कि आपके पास कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आने वाले हैं या फाइनल रिजल्ट आने वाला है जिसको आप स्टोर करके रखना चाहते हैं और उसके लिए आपको किसी वेरिएबल या वेरिएबल्स की जरूरत है, तो आप लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करके रखते हैं इस फंक्शन के अंदर। ध्यान रखिएगा, लोकल वेरिएबल्स, और यदि आपने यहाँ पर बनाए होते आर्गुमेंट वेरिएबल्स तो ये केवल मेमोरी में तभी तक परसिस्टेंस में रहते हैं जब तक आपके इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन चल रहा होता है। और जैसे ही आपके इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन से कंट्रोल बाहर जाता है या वापस जाता है कॉलिंग एनवायरनमेंट या फंक्शन पे, तो आपके ये लोकल वेरिएबल्स और ये जो आर्गुमेंट वेरिएबल्स हैं ये दोनों ही मेमोरी से हटा दिए जाते हैं, दे आर जस्ट डिस्ट्रॉयड। तो हमारे फंक्शन बॉडी में हमने डिस्कस किया लोकल वेरिएबल। अगली चीज हम डिस्कस करते हैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स यानी कि आपका फंक्शन जो होता है वो किसी न किसी काम को करने के लिए इंटेंडेड होता है। तो आपके फंक्शन को जो भी काम करना होगा उन कामों के लिए आप जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे वही होंगी हमारी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। इसके बाद तीसरा जो पोर्शन हमको हमारे फंक्शन बॉडी में मिलता है ये है रिटर्न स्टेटमेंट। ध्यान रखें, रिटर्न स्टेटमेंट कैरी कर रही होगी रिटर्न कीवर्ड, और रिटर्न कीवर्ड के साथ में यहां आप दे सकते हैं कोई वैल्यू या वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन। तो यहां आप जो भी वैल्यू, वेरिएबल या एक्सप्रेशन देंगे, फाइनली यदि आपने वैल्यू दी तो डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न होगी, यदि आपने वेरिएबल दिया तो उस वेरिएबल की वैल्यू यहां पर आके रखाएगी और वैल्यू रिटर्न होगी। और यदि आपने कोई एक्सप्रेशन दिया तो उन एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनकी वैल्यूज यहाँ आके रखाएंगी। और फाइनली चाहे वेरिएबल हो या एक्सप्रेशन हो या एक आपने डायरेक्टली कांस्टेंट दिया हो, रिटर्न अल्टीमेटली केवल एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि या तो कंपोजिट भी हो सकता है, कोई कंपोजिट वेरिएबल हो सकता है तो उसका रेफरेंस रिटर्न होगा, या फिर कोई एटॉमिक वैल्यू हो सकती है। जो चीज आप रिटर्न नहीं कर सकते यहां से वो है एरे, क्योंकि आपका फंक्शन एक वैल्यू चाहे वो एटॉमिक हो
या कंपोजिट हो ही रिटर्न कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ और रिटर्न नहीं कर सकता, इसलिए आप एरेज रिटर्न नहीं कर सकते। ध्यान रखें, फंक्शन बॉडी में जो आपने रिटर्न स्टेटमेंट यूज की होगी और फंक्शन हेडर में जो आपने रिटर्न टाइप बताया है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। आप यहां से जो वैल्यू रिटर्न करेंगे, ये वैल्यू जाकर रिटर्न टाइप से टैली होती है। यदि रिटर्न टाइप में जो डेटा टाइप आपने स्पेसिफाई कर रखा है वो यहां से रिटर्न की जा रही वैल्यू के टाइप से मैच हो रहा है, तो वैल्यू डायरेक्टली रिटर्न हो जाती है कंट्रोल के साथ। और यदि मान लीजिए यहां आपने अलग टाइप की वैल्यू रिटर्न की है और यहाँ डेटा टाइप कुछ अलग है, तो उस केस में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला, यहां से वैल्यू जाकर इस रिटर्न टाइप पे फिल्टर होगी, यानी कि डेटा टाइप पे। यहां से जो वैल्यू आपने भेजी है वो इस टाइप में कन्वर्ट करने की आपका सिस्टम कोशिश करेगा। यदि कन्वर्ट कर लेता है तो वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद कंट्रोल के साथ वापस अपने कॉलिंग एनवायरनमेंट या फंक्शन पे चली जाएगी। और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो उस केस में आपको एरर मिलेगी और आपका प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा। तो ये था फंक्शन बॉडी और हेडर। ध्यान रहे, ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हम कॉल बाय वैल्यू और रिटर्न बाय वैल्यू के कंटेक्स्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि फिलहाल हम ना तो कोई आर्गुमेंट पास करेंगे और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे, इसलिए मैं इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं कि हम अभी कॉल बाय वैल्यू पे काम कर रहे हैं या कॉल बाय रेफरेंस पे। लेकिन इस सीरीज में हम आगे जो डिस्कशन करेंगे फंक्शन के इन 4 कैटेगरीज का, जिसमें से पहली कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे कॉल बाय वैल्यू के ही कंटेक्स्ट में और फिर हम कॉल बाय रेफरेंस पे आएंगे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे फंक्शंस हैविंग नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू के एग्जांपल पे। तो मैंने इस एग्जांपल में सी और सी प्लस प्लस दोनों के ही कंटेक्स्ट में कवर किया है। सबसे पहले हम जब हमारी फाइल शुरू करेंगे तो हम इसे लिंक सेक्शन बनाएंगे, हैश इंक्लूड फिर stdio.h। यदि आप सी प्लस प्लस में कोड लिख रहे होंगे तो आपको stdio.h की जगह जो जरूरत पड़ेगी वो है हैश इंक्लूड iostream.h। दूसरा हैश इंक्लूड कॉन io.h जो कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए है। अब हम देखते हैं, यहाँ हम शुरू करते हैं, मेन मेथड बनाएंगे। ध्यान रखें, मेन भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मैंने कोई भी इसका रिटर्न टाइप नहीं लिया हुआ है, यानी कि इसका जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप कंसीडर करेगा आपका कंपाइलर वो है इंट, यानी कि उम्मीद की जाएगी कि इंट जो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू मेन से रिटर्न होनी चाहिए। मेन में हम आते हैं, सबसे पहले हमने कंसोल को क्लियर किया, फिर हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रखा है सम, उसको हम कॉल करते हैं। लेकिन जैसे ही हम फंक्शन कॉल करेंगे तो क्योंकि आपके प्रोग्राम की पार्सिंग इस तरफ से शुरू हो रही है, ऐसे सबसे पहले आपने हैश इंक्लूडेड के रखा हुआ है, फिर आपने मेन लिखा है, फिर आपने उसके नीचे सब प्रोग्राम सेक्शन में सम फंक्शन को बनाया है जो ना तो कुछ रिटर्न कर रहा है और ना ही कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपके एग्जीक्यूशन की ड्यूरेशन में प्रोग्राम की पार्सिंग होनी है, तो एग्जीक्यूशन या कंपाइलेशन में जब पार्सिंग का टाइम आता है तो आपके पास ये फंक्शन मिलता है और ये फंक्शन सर्च किया जाएगा, तो ये फंक्शन सीधे सीधे आप यहाँ पर पहुंच रहे हो, लेकिन अब तक इस फंक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। साथ ही आपकी जो लिंक्ड फाइल्स हैं, इन लिंक्ड फाइल्स में भी ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इसका प्रोटोटाइप नहीं मिल पाने के कारण आपका कंपाइलर एरर रेज करता है। तो इससे बचने के लिए आपको जो स्टैंडर्ड मेथड है वो आप दो में से कोई एक काम कर सकते हैं। पहला काम कि आप जब हैश इंक्लूड कर रहे हो तो हैश इंक्लूड करने के बाद आप पहले फंक्शन को बना दें, सम फंक्शन को, उसके बाद मेन फंक्शन को बनाइए। जो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है सम, इसको आप पहले बनाएंगे, मेन को बाद में बनाएंगे। तो जब आपके प्रोग्राम की पार्सिंग होगी तो आपका कंपाइलर लिंक सेक्शन से होने के बाद सम पे जाएगा, तो ऑलरेडी फैमिलियर हो चुका होगा सम से, और उसके बाद फिर वो मेन पे पहुंचेगा तो उसको इस इंस्ट्रक्शन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए अब आप या तो इसे पहले बना सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं कि यदि आपने मेन ही पहले बनाया हुआ है तो इस केस में आपको फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करना पड़ेगा अपने फंक्शन का, जो आप अपने कंपाइलर को पार्सिंग की ड्यूरेशन में ये बताने के लिए करते हैं कि इस टाइप का कोई फंक्शन आगे आपको मिलेगा। आप पहले पूरी फाइल को देख लें, उसके बाद ही कुछ करें, एरर रेज ना करें। तो अब इस केस में क्या होगा, आपने डिक्लेयर कर दिया अपने फंक्शन को, फिर आपने मेन फंक्शन बनाया, फिर आपने अपने फंक्शन को डिफाइन किया है। तो यहां देखिए आपने अपने सम फंक्शन को, जैसा कि हमने डिस्कस किया था फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉल का कंटेक्स्ट,
तो ये है फंक्शन डिक्लेरेशन, फिर मेन के अंदर ये है फंक्शन कॉल, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन और ये है फंक्शन डेफिनेशन। तो देखें, अब क्योंकि आपने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है तो इस कारण से जब यहां पहुंचेगा तो उसको पता है कि ये डिक्लेरेशन से मैं होकर आया हूं, तो जब वो यहां पर पहुंचेगा तो इसे केवल फ्लैग करेगा, यहां पर आपको एरर रेज नहीं करेगा सिस्टम आपका। फिर उसके बाद जैसे ही फंक्शन कॉल मिलेगा तो अब ढूंढेगा कि ये फंक्शन आपकी फाइल में कहां अवेलेबल है, तो ये फंक्शन आपकी फाइल में यहां अवेलेबल है। तो अब आपका कंट्रोल स्विच होगा फंक्शन कॉल के कारण फंक्शन डेफिनेशन पे, और जब आपका कंट्रोल फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा तो अब इस फंक्शन की डेफिनेशन में एंटर करेगा। सबसे पहले जैसा हमने अभी डिस्कस किया था लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन ए, बी और सम, तो मेमोरी में आपके 3 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। ये मैं मेमोरी आपको यहां बनाकर भी बता देता हूं, ए, बी और सॉरी RES है तीसरे का नाम। तीनों वेरिएबल बने, तीनों ही लोकल वेरिएबल्स हैं, आपने इनको कोई वैल्यूज नहीं दी हैं, इसलिए इनिशियली इनमें गार्बेज होगा। यदि ये ग्लोबल वेरिएबल्स होते तो इनमें इनिशियली डिफॉल्ट वैल्यूज इंटीजर टाइप्स के लिए 0, रियल टाइप्स के लिए 0.0 और कैरेक्टर टाइप्स के लिए मतलब कैरेक्टर और स्ट्रिंग के लिए नल कैरेक्टर उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज होती। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पर गार्बेज वैल्यूज हैं। अब हम यदि सी में कोड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स। तो यहां पर हमारे पास आउटपुट आएगी एंटर 2 नंबर्स। और यदि आपने C++ में कोड किया हुआ है तो आप प्रिंट एफ नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा सी आउट, फिर आपके पास है इंसर्शन ऑपरेटर और फिर एंटर 2 नंबर्स, तो आउटपुट आपको वही मिलेगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमको, क्योंकि हमने मैसेज दिया इसलिए है ताकि ये हमारे यूजर को दिखे और इसको पढ़ने से हमारा यूजर को एक गाइडेंस मिल सके कि उसे क्या करना है, इसलिए हमने मैसेज दिया। अदरवाइज हम सीधे जो इनपुट का मैकेनिज्म है वो बना सकते थे, लेकिन हमको अपने यूजर को समझाना होता है। तो अब हम ये स्कैनएफ लिखते हैं। हमने लिखा %d, दो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो जो पहली वैल्यू अब हमारा यूजर एंटर करेगा, से यूजर एंटर कर रहा है 2 और फिर उसके बाद यूजर एंटर दबा रहा है, तो ये 2 पास होगा हमारे स्कैनएफ को। ये जाएगा पहले डेसिमल फॉर्मेट में एक्सेप्ट होगा, डेसिमल फॉर्मेट में एक्सेप्ट होने के बाद ये रीडायरेक्ट होगा जो ए वेरिएबल बना होगा मेमोरी में उसके मेमोरी एड्रेस पे। और इस कारण से मेमोरी में जहां कहीं भी ए बना होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है, तो वहां से जो वैल्यू दी गई है वो ए के मेमोरी एड्रेस पर स्टोर हो जाती है। क्योंकि एंटर दबा है इसलिए अब आपका कर्सर जो होगा आउटपुट स्क्रीन में वो नीचे आ चुका होगा। अब इसके बाद आपका यूजर मान लीजिए सेकंड वैल्यू इनपुट करता है, दैट इज 3, और 3 के बाद वो फिर से एंटर प्रेस करता है, तो फिर आपका कर्सर नीचे जाएगा, साथ ही जो दूसरी इनपुट आई है वो पास होगी दूसरे %d को जो आपके स्कैन एफ में है, और यहां से ये अब रीडायरेक्ट होगा बी के मेमोरी एड्रेस पे। तो मेमोरी में बी जहां कहीं पर भी होगा उसको असाइन कर दिया जाएगा 3। अब इसके बाद ये इनपुट का काम पूरा हो चुका है। यदि आप C++ में कोड कर रहे होंगे तो आप स्कैनएफ नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे सी इन, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए, देन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बी, तब भी आपको यही सिनेरियो ऑकर होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा काम है कैलकुलेशन का। तो हमने किया RES इक्वल टू A प्लस बी, तो मेमोरी से A की वैल्यू और B की वैल्यू आकर इस जगह पर सब्स्टिट्यूट होगी। A की वैल्यू अभी आपके पास है 2, B की वैल्यू अभी आपके पास है 3, तो यहां रखा जाएगा 2 प्लस 3, दोनों इवैल्यूएट होंगे, तो उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा 5 और वो 5 असाइन होगा RES को, तो अब RES की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस तरीके से तीनों ही वेरिएबल्स में आपके पास पहले गार्बेज था शुरू में, इनपुट के कारण ए और बी में जो वैल्यूज यूजर ने इनपुट की वो ए और बी में आ गई, और इस इंस्ट्रक्शन के कारण जो रिजल्ट आपको मिला वो RES में चला गया, दैट इज 5। तो जो पुरानी गार्बेज वैल्यूज थी वो ओवरराइट हो गई, और इसीलिए ये वेरिएबल है क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज होती रहती है, और जब कभी भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे तो पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करके नई वैल्यू उस जगह पर आ जाती है। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, अब हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो हम यूज करेंगे printf फंक्शन, और printf फंक्शन के साथ ही यदि आप C++ में कोड कर रहे होगे तो आप सी आउट यूज कर सकते हो। अगेन मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूं। अब आप लिखेंगे printf sum is %d, और इस %d पे डिस्प्ले होगा डेसिमल फॉर्मेट में
स्कैन एफ में पहले वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर में आती है, फिर वेरिएबल के एड्रेस पे रिडायरेक्ट होती है। लेकिन प्रिंट एफ के केस में वैल्यू आकर सब्स्टिट्यूट होती है वेरिएबल की, और फिर वो उस फॉर्मेट में डिस्प्ले के लिए जाती है जो फॉर्मेट आपने यहाँ स्पेसिफाई किया है। तो आर एस की वैल्यू यहाँ 5 आएगी। वैल्यू आने के बाद डेसिमल फॉर्मेट में आउटपुट के लिए जानी है। अब ये मैसेज आपका डिस्प्ले होगा, कर्सर यहाँ ऑलरेडी नीचे था, तो ये डिस्प्ले होगा सम इज कोलन, और इसके बाद फिर देखें आर ई एस की वैल्यू दैट इज 5, और कर्सर आपका आउटपुट स्क्रीन में यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होगा। यही काम यदि आप C++ में कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा सी आउट, और उसके बाद फिर सम इज, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे बंद कर दिया डबल कोट को। फिर इसके बाद आर ई एस की वैल्यू डिस्प्ले होगी, क्योंकि एक इंसर्शन ऑपरेटर एक ही वैल्यू डिस्प्ले कर सकता है, तो इसलिए हमें ऐसा ही करना होगा। अब देखें ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया। जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रेस मिलेगा तुरंत हमारा कंट्रोल वापस जाएगा कहां, फंक्शन कॉल पर, जहां से वो हटा था। तो हमारा कंट्रोल वापस फंक्शन कॉल पे आया है, लेकिन वापस फंक्शन कॉल पे आया है दैट डजंट मीन कि आपका फंक्शन रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल वापस आया है लेकिन वो एग्जीक्यूशन का स्टेटस लेकर आया है कि एग्जीक्यूशन इज डन सक्सेसफुली। तो ये अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इस इंस्ट्रक्शन में और कुछ नहीं बचा है, फंक्शन कॉल का एग्जीक्यूशन पूरा हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो गेट सी एच नॉर्मली एक अनबफर्ड सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है। अनबफर्ड यानी कि आप इसे कोई भी की देते हैं तो वो एंटर दबाने का वेट नहीं करता, कीबोर्ड बफर में नहीं रुकता है। आप जैसे ही कोई भी की देंगे ये तुरंत एक्सेप्ट करेगा विदाउट वेटिंग फॉर प्रेस ऑफ एंटर। तो एंटर बटन दबने का वेट नहीं करेगा, ये सीधे उठाएगा। और दूसरी चीज जो कुछ भी इसे मिलता है, सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है, एक कैरेक्टर में ही ये सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन जो इसे मिलेगा ये उसे डिस्प्ले नहीं करता है आउटपुट स्क्रीन पे, इसलिए हम गेट सी एच यूज करते हैं। गेट सी एच की जगह आप गेट सी एच ई, स्कैन एफ, सी इन, गेट कैर, गेट एस कुछ भी यूज कर सकते हैं। कोई भी इनपुट का मेथड या आप फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन गेट सी एच यूज करने के पीछे रीजन यही है कि ये सिंगल कैरेक्टर अनबफर्ड इनपुट फंक्शन है, और सबसे बड़ी चीज कि आप इसको जो कुछ भी देते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता है। अभी क्योंकि आपके मेन का एग्जीक्यूशन चल रहा है, आउटपुट स्क्रीन यानी कि यूजर स्क्रीन में तब तक कंट्रोल बना रहता है और तब तक यूजर स्क्रीन आपके सामने होती है जब तक कि आपके मेन का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता या आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता। तो क्योंकि अभी तक आप गेट सी एच पे रुके हुए हैं, गेट सी एच को एक सिंगल कैरेक्टर चाहिए, तो आप यहाँ जैसे ही कोई भी सिंगल कैरेक्टर इनपुट करेंगे तो वो सिंगल कैरेक्टर इनपुट करते ही वो किसे पास होगा, गेट सी एच को, और गेट सी एच का एग्जीक्यूशन खत्म होगा। तो इसलिए आप कभी भी ये भ्रांति अपने दिमाग में मत लाइए कि गेट सी एच आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए होता है। गेट सी एच आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए नहीं होता है। गेट सी एच केवल और केवल एक इनपुट फंक्शन है, और हमने इसको मेन के अंदर डाल के रखा हुआ है। तो जब तक इसका एग्जीक्यूशन पूरा नहीं होगा तब तक मेन का एग्जीक्यूशन पूरा नहीं होगा, और जब तक मेन का एग्जीक्यूशन पूरा नहीं होगा तब तक आउटपुट स्क्रीन आपके सामने रहेगी। तो कंसेप्ट ये है कि आप यहाँ कोई भी इनपुट का मेथड यूज करके अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देते हैं, वेटिंग स्टेट में डाल देते हैं, ताकि आउटपुट स्क्रीन आपके सामने रहे। तो ये आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए नहीं है, आप इसको यूज इस तरीके से कर रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो, आउटपुट स्क्रीन आपके सामने बनी रहे। ये केवल इनपुट फंक्शन है, और जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक मेन का एग्जीक्यूशन पूरा नहीं होगा और आउटपुट स्क्रीन आपके सामने रहेगी। जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन पूरा हुआ, कोई भी कैरेक्टर इनपुट होते ही, इसका एग्जीक्यूशन पूरा होते ही रिटर्न 0। तो रिटर्न 0 हमने इसलिए लिखा है, ये मेन के लिए है, क्योंकि अब यहां पर आपने कुछ नहीं लिखा है, मेन का रिटर्न टाइप यानी कि ये इंटीजर है, तो आपने एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दी। तो हम वापस अभी इस पे आएंगे। फिलहाल आप देखें, हम जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे वो था नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है और कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है। मेजर 3 चीजें होती हैं, एक होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है आउटपुट किसी भी प्रोग्राम में। तो क्योंकि ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा बाहर से, इसलिए यदि आप इसका जो कॉलिंग फंक्शन है, क्योंकि सम को आपने कॉल किया है मेन के अंदर इसलिए मेन कॉलिंग फंक्शन है, और सम को मेन के अंदर कॉल किया गया है इसलिए सम कॉल्ड फंक्शन है। तो कॉल्ड फंक्शन क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यदि आप इनपुट मेन में मांग भी लेंगे तो वो इनपुट आप इसे पास नहीं कर सकते।
इसलिए आपको इनपुट का काम जो है लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करके इस फंक्शन के अंदर ही करना पड़ा। तो आप एक बात ध्यान रखें, यदि आपका फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है तो वहां आपके पास केवल दो तरीके होते हैं। एक, या तो आप ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दें, या फिर यदि आप ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो कॉल्ड फंक्शन होगा उसके अंदर ही इनपुट का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर से कोई भी वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं कर सकता और आपका प्रोग्राम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीन चीजें उसे करनी ही है, इसलिए इनपुट का प्रोविजन आपको यहां ही बनाना पड़ेगा। अगली बात, ये जो आप आउटपुट कर रहे हैं, ये आउटपुट आप चाहते यदि तो जो रिजल्ट कैलकुलेट हुआ था उस रिजल्ट को आप कॉलिंग फंक्शन मेन को वापस भेज सकते थे, लेकिन क्योंकि ये वापस कुछ नहीं भेज रहा है अपने कॉलिंग फंक्शन को, इसलिए आपको आउटपुट यही डिस्प्ले करवाना पड़ा। और रह जाती है बात प्रोसेस की, तो प्रोसेस तो आपके फंक्शन को ही करना है, चाहे आप कुछ रिटर्न करें या ना करें और चाहे आप उसे कुछ पास करें या ना करें, आपका फंक्शन प्रोसेस करने के लिए ही बना है। और यदि आपको प्रोसेस नहीं करना है उस फंक्शन में तो फिर फंक्शन बनाने का कोई फायदा नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो इसलिए ये है हमारा नो रिटर्न वैल्यू और नो आर्ग्यूमेंट। तो यदि आर्ग्यूमेंट नहीं है तो इनपुट आपको फंक्शन के अंदर ही करना पड़ेगा, प्रोसेस करने के लिए ही आपने फंक्शन बनाया है। और यदि वो रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं अपने कॉलिंग एनवायरनमेंट को, यानी कि आउटपुट भी आपको आपके फंक्शन से ही दिखानी पड़ेगी। अच्छा, एक बात और, मैंने यहां से डायरेक्टली कंट्रोल रिटर्न कर दिया। यदि आप यहां पर चाहें तो आप यदि चाहें तो भले ही आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन एटलीस्ट कंट्रोल तो रिटर्न हो रहा है, तो इस केस में आप आखिरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं रिटर्न और इसके बाद सेमीकोलन लगाकर फिर ब्रेसेस बंद कर दें। इस केस में देखिए आपने रिटर्न स्टेटमेंट तो यूज की है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की है, तो अभी भी ये बिल्कुल सही है क्योंकि आपने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की है। और इस केस में केवल आपका कंट्रोल जो है वो रिटर्न होगा एग्जीक्यूशन स्टेटस लेकर। तो अभी भी सिनेरियो सेम है, यदि आपने वहां कोई वैल्यू स्पेसिफाई की तब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, लेकिन फिलहाल ना तो हम कोई आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं ना तो कुछ रिटर्न कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे सम फंक्शन के बारे में जो हमको डिस्कस करना था, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, वो मेरे हिसाब से खत्म होता है। अब हम आते हैं मेन पर। क्योंकि ये हमारा पहला लेक्चर है, आप लोगों के दिमाग में काफी सारे सवाल होंगे कि यहाँ लोग वॉइड मैन लिखते हैं, तो यदि आपने यहाँ वॉइड लिखा मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है, तो लास्ट में आप केवल रिटर्न लिख सकते हैं या इसको छोड़ दीजिए। वैसे भी यदि आपने रिटर्न कीवर्ड यूज किया और रिटर्न के बाद आपने कुछ भी लिखा होगा और यदि रिटर्न एनकाउंटर हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो आपका कंट्रोल सीधे रिटर्न होता है, आगे लिखी हुई कोई भी चीज आपके फंक्शन की एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो अब सवाल उठता है कि यदि यहां पर वॉइड लिखा तो स्टैंडर्ड जो ऑथर्स लिखते हैं और जो प्रोग्रामर्स करते हैं, यहां पर हमेशा इंट क्यों लिखा जाता है या खाली छोड़ के रिटर्न 0 क्यों किया जाता है? खाली छोड़ा आपने इसको तो भी बाय डिफॉल्ट इंट ही कंसीडर होगा, और यदि आपने इंट लिखा तो भी वो इंट ही होगा। अब मसला आता है कि आप यहां से रिटर्न 0 जो कर रहे हैं तो ये किसको जा रहा है और ये क्यों जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं कि आपके मेन फंक्शन को नाम बस इसका प्री स्पेसिफाइड है, लेकिन ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है और आपके मेन फंक्शन को कॉल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यूनिक्स आपके सी और सी प्लस प्लस का नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस डेवलप की गई हैं। इसलिए मेन को इन्वोक करने के लिए एक सिस्टम कॉल रेस करता है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज _INIT। ये कॉल रेस करता है। अब इस कॉल के रिस्पांस में आपका जो कंपाइलर होता है, तो कंपाइलर लिंकर के थ्रू जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हैं, जितने फंक्शंस हैं जो आपने लिंकेजेस करके रखी हुई हैं, वो सारी चीजें सबमिट करता है सिस्टम कॉल को, और ये सिस्टम कॉल मेन को ही एंट्री पॉइंट मानकर वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो इसलिए क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेन को इन्वोक किया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी जानना चाहता है, और ये स्टैंडर्ड है कि यदि मेन से कंट्रोल वापस गया है, कहने का मतलब है कि मेन का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हुआ है, तो वो किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ है? क्या वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस थे या एबनॉर्मल कोई सिचुएशन ऑकर होने के कारण ऐसा हुआ? तो आपने यदि रिटर्न के बाद 0 लिखा है मतलब आप बीइंग प्रोग्रामर ये जानते हैं कि कंट्रोल कब वापस जाएगा, और साथ ही आपने ये भी बताया है 0 का मतलब नॉर्मल केसेस में कंट्रोल वापस जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और यदि आपने यहां पर
कोई नॉन जीरो वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्पेसिफाई कर दी, तो नॉन जीरो वैल्यूज का मतलब होता है कि कोई एबनॉर्मल सिचुएशन ऑकर हुई होगी जिसके कारण आपका कंट्रोल वापस गया है। तो ये था मेन। अब एक बार हम समराइज करते हैं चीजों को। आप सी या सी प्लस प्लस किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं, stdio, यदि सी प्लस प्लस में लिख रहे होंगे तो IO स्ट्रीम। फिर इसके बाद हम करेंगे कॉन IO। यदि आप लिनक्स एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो लिनक्स एनवायरनमेंट में आपको कॉन IO की जरूरत नहीं है, CLR/SCR की जरूरत नहीं है, getch की जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है लिनक्स या यूनिक्स एनवायरनमेंट में। मेन मेथड आपने बनाया बाद में। पहले आपके जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है सम, जिसका एस कैपिटल है, इसको आपने डिक्लेयर किया। फिर मेन मेथड बनाया, मेन के अंदर से आपने सम को कॉल किया, और मेन फंक्शन सेक्शन खत्म होने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम में सब प्रोग्राम सेक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो सब प्रोग्राम सेक्शन में आपने सम फंक्शन को बनाया। यहां पर आपने इनपुट लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट किया। इनपुट इसलिए आपने यहां पर लिया क्योंकि ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, प्रोसेस तो इसे करना ही था, आउटपुट आपने इसलिए दिखाई क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। फिर ये हमारा सिनेरियो यहां पर खत्म होता है, आउटपुट आपके सामने है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे बाकी के जो 3 टाइप्स हैं वो। सो टिल देन, थैंक यू।